ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, पेज 5.24 तुम्हारे स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन। देखो वो लोग क्या बोल रहे हैं। अ फर्म्स प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ऑन 31 दिसंबर 2019। ठीक है, 31 दिसंबर 2019 में। एंड द करस्पॉन्डिंग डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट। तो ये मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अलग अकाउंट में चार्ज होता है। कहाँ पे डाला हुआ है कि डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट ब्रोकन डाउन बाय ईयर ऑफ परचेज आर एज फॉलोज। ठीक है, सो मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि 2002 में उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है 2 लाख की। तो मशीनरी अकाउंट में 2 लाख दिख रहा है उसका वैल्यू। एंड 31 दिसंबर 2019 तक उस पर लगा हुआ डेप्रिसिएशन कितना है, 2 लाख। मतलब पूरी तरीके से वो डेप्रिसिएट हो चुकी है। ऐसे उन्होंने सारे मशीन्स का बताया है कि कितने मशीन्स तुमने मतलब 2002 में खरीदा, 2008 में खरीदा। मशीनरी अकाउंट में उनकी वैल्यू कितनी है, मतलब कॉस्ट कितना है, ओरिजिनल कॉस्ट, और उनसे रिलेटेड डेप्रिसिएशन कितना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डाला हुआ है। ठीक है, नाउ डेप्रिसिएशन इज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कॉस्ट। विच मेथड, मतलब कौन से मेथड पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, SLM मेथड, करेक्ट। सो SLM है। इट इज द कंपनीज पॉलिसी टू अज्यूम दैट, ये कंपनी की पॉलिसी है, all purchases, sales or disposal of plants occurred on 30th June in the relevant year for the purpose of calculating depreciation irrespective of the precise date on which these events occurred। वापस ये सेंटेंस पढ़ो और गरिमा मुझे एक्सप्लेन करो कि ये सेंटेंस का मतलब क्या है। तुम जब इसे पढ़ते हो तुम्हें क्या समझता है। बताओ इसका मतलब क्या है। एवरीबडी इज एक्सपेक्टेड टू रीड इट है। मैं वापस किसी को पूछूंगी तब तुम जीरो से पढ़ना चालू करोगे, ऐसे मत करना। सब लोग पढ़ो सेंटेंस और उसका मतलब क्या है बताओ मुझे। हम्म, नहीं, मुझे खुद को ही नहीं समझा तुमने क्या बोला। कि कंपनी की पॉलिसी है कि परचेज, सेल और डिस्पोजल 30th जून को रिकॉर्ड करना है। हाँ, उसके प्रॉपर डेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ओके, रिकॉर्ड करना है 30 जून को, लेकिन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है प्रॉपर डेट से। बराबर। भूषण तुम्हें क्या मतलब समझ रहा है वो सेंटेंस का। पूनम तब तक तुम बताओ तुम्हें क्या समझा। एवरीबडी रीड इट एंड मुझे बताओ कि एग्जाम में अगर ऐसा सेंटेंस आया तो तुम्हें इसका क्या मतलब समझता है। पूनम मैंने पूछा तुमसे कुछ। नहीं आ रहा है समझ। ठीक है, संजोत। हाँ बता। हाँ,
ऐसे कुछ। अच्छा, संजोत इसका मीनिंग? हाँ, हाँ, इररिस्पेक्टिवली बाकी के जो भी डेट्स है वो मैटर नहीं करते, और 30th जून पकड़ना है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। ओके कैरन, आयुष, कैरन पहले बता दो तुम। Okay, so now in any language which is different than theirs, in simple language now, for calculation of depreciation, what will you do? Which date? Okay, okay, okay. Ayush, hmm. अच्छा, आयुष ने सो दैट भी बताया कि उन्होंने क्यों बताया है ऐसा। बताती हूँ मैं। सी, मैंने क्यों तुम्हें ये सेंटेंस का इंटरप्रिटेशन करने के लिए बोला, इट इज़ बिकॉज कि हेंस फोर्थ तुम्हें काफ़ी क्वेश्चंस इवन एग्जाम में ऐसे आएंगे, एंड इंटर और फाइनल लेवल में तो ऐसा होता ही है कि क्वेश्चन में वो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। इफ़ यू फेल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, तुम्हारा पूरा क्वेश्चन रॉन्ग चला जाएगा। सो अकाउंट्स में मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक्स्ट्रा टाइम दो क्वेश्चन रीड करने के लिए, क्योंकि वो क्वेश्चन में ही इंस्ट्रक्शन दिए हैं सॉल्व करने के लिए। जैसे यहाँ पे दो तीन लोगों को क्वेश्चन इंटरप्रिट ही नहीं हुआ करेक्टली, शांति से पढ़ो ना, दो दो वर्ड्स पढ़ो, उनका मतलब क्या है वो समझ के लो। क्यों डायरेक्टली पूरा सेंटेंस पढ़ के उसके कंक्लूजन पे पहुंचना है? क्या बोला है उधर? इट इज द कंपनीज पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसी है। क्या पॉलिसी है? टू अज्यूम, कंपनी कुछ तो अज्यूम कर लेती है। अजम्पशन मतलब क्या? ये मान के चलती है कंपनी। क्या? दैट all purchases, sales और disposals of plant occurred on 30th June, कि सारे, ऑल मतलब सारे, परचेज सेल और डिस्पोजल ऑफ प्लांट ये कब हुए? अकर्ड ऑन 30th जून, ये कंपनी मान के चलती है। इन द रेलेवेंट ईयर, मतलब जो भी साल में परचेज या सेल किया है उस साल में, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन, किस चीज के लिए ऐसा मानती है वो? फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन, irrespective of the precise data on which these events occurred। irrespective मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, किस चीज का फर्क नहीं पड़ता? of the precise date, of the exact date on which these events occurred। these events मतलब purchase, sale और disposal। सो सिंपल मीनिंग है, अगर तुम तोड़ तोड़ के पढ़ते हो तो तुम्हें ये समझ जाता है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था, कि ये कंपनी की पॉलिसी है कि वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए, मतलब वो हमेशा क्या मानेंगे कि परचेज, सेल और डिस्पोजल अगर कोई साल में हुआ है ना, तो वो 30 तारीख को ही हुआ है, ऐसा वो अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे, और उस हिसाब से वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। फिर एक्चुअली वो परचेज सेल का एग्जैक्ट डेट क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो समझेंगे 30 जून को ही हुआ है और उस हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सो आयुष, संजुत एंड कैरन ने करेक्टली इंटरप्रेट किया था, गरिमा ने नहीं किया था, पूनम ने नहीं किया था, एंड भूषण टुक एक्स्ट्रा टाइम। हाँ, नहीं वो करेंगे वैसा नॉट नेसेसरी, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो परचेज, सेल एंड डिस्पोज करेंगे 30 जून को ही, वो करेंगे कोई भी तारीख को, लेकिन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए पकड़ेंगे कि 30 तारीख को ही हुआ है।
वैसा ही है ये। इधर तक क्लियर है अभी सब लोग? हाँ, एक्चुअली वो गलत है, लेकिन अभी उन्होंने क्वेश्चन में ऐसे दिया है कि वो कंपनी ऐसे अज्यूम करती है। इट इज नॉट करेक्ट, ऐसे नहीं बोला है कि ये करेक्ट है, लेकिन वो ऐसे अज्यूम करती है। अभी ड्यूरिंग 2019, अभी 2019 में पूनम गरिमा क्लियर है कि इंटरप्रेट कैसे करना है। स्लो स्लो पढ़ो, एक एक वर्ड का मीनिंग लगाते जाओ, ठीक है? यस। अब देखो ड्यूरिंग 2019 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। अभी 2019 में क्या हुआ है? परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटेड टू 15 लाख, 15 लाख की मशीनरी खरीदी। Plant had been bought in plant that had been bought in 2008 for 1,70,000 was scrapped. स्क्रैप मतलब भंगार में निकाल दिया। जो प्लांट हमने 2008 में खरीदा था 1,70,000 में। Plant that had been bought in 2009 for 90,000 was sold for 5,000 and plant that had been bought in 2010 for 2,40,000 was sold for 15,000। ठीक है, तो 2019 में क्या क्या हुआ है उन्होंने बताया। Calculate the provision for depreciation of plant and machinery for year ended 31st December 2019। तो हमें कैलकुलेट करना है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना होगा 31st दिसंबर 2019। ये ना, ये 18 ले लो और तुम लोग 31st दिसंबर 2018, क्योंकि अगर 31st दिसंबर 2019 के फिगर्स दिए हुए हैं तो हमें करने की क्या जरूरत है? फिर ओपनिंग बैलेंसेस है ये सारे। ऊपर का जो डेट दिया है ना कि फॉलोइंग फर्म्स प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एट 31st दिसंबर 2019, उसको चेंज करके 18 कर लो, क्योंकि 19 का तो हमें बनाना है, 19 के सारे ट्रांजैक्शंस को हमें इम्पैक्ट देना है। तो अगर 19 का उन्होंने दिया हुआ है मतलब फिर इम्पैक्ट दे के आया होगा, ऐसे हो जाएगा ना फिर वो। हाँ वही, सो हमें करना है। In calculating this provision, you should bear in mind that it is company's policy to show any profit or loss on sale of disposal of plant as a completely separate item in profit and loss account. You are also required to prepare the following ledger accounts during 2019। तो हमें 2019 के accounts बनाने कौन से? Plant and machinery account, ये cost पे आने वाला है। Depreciation provision account आएगा and disposal account draw करना है, तो ये disposal method है। सो हमें कुछ बताए गए हैं कि हमारे पास कौन से एसेट्स है, साल के पहले दिन पे वो एसेट्स की कॉस्ट कितनी है और उन पे कितना डिप्रिसिएशन लग चुका है, और हमें बोला है साल भर में क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं 2019 के। और अब हमें बताया गया है कि 2019 में हमें 3 अकाउंट्स बनाने हैं। वो कौन से वाले हैं? प्लांट एंड मशीनरी, प्रोविजन और डिप्रिसिएशन। क्लियर है क्या 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 करना है? यस। सो फटाक से 3 अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करो। ईयर एक ही करना है ड्रॉ। दिस इज माय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये कॉस्ट पे दिखेगा। किसके लिए? एक अकाउंट के लिए? छोटा होगा तो भी चलेगा ना, क्योंकि एक ही साल है। इसका वर्किंग नोट कैलकुलेशन ज्यादा आएंगे। किसके वजह से? तो बड़ा बनाओ, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, तुम लोग 5th स्टैंडर्ड में नहीं हो अभी। अकाउंट्स तुम देखो कितने ड्रॉ करने। हाँ बनाओ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट,
डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि 3 सेल है, ये तुम्हें खुद को गेज होना चाहिए। 3 सेल हो गए हैं। क्या? ये ऐसे क्वेश्चंस में उनको बोलना है कि भाई तुम सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करो। ये क्वेश्चन उसे ही सॉल्व करने आएगा, मैं लिख के देती हूँ जिसको सिर्फ डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट क्लियर है। जिसने डेप्रिसिएशन रट्टा मारा है या मैकेनिकल किया है, मेरा चैलेंज है वो ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए। इट इज नॉट पॉसिबल ओनली। क्या एक्सप्लेन करूँ? एग्जैक्टली क्या क्या करना है बता दो ना। अभी हम जब सॉल्व करने लेंगे ना तो समझ जाएगा, डोंट वरी। क्वेश्चन में मिस्टेक है, बस इतना अज्यूम, क्वेश्चन में मिस्टेक है, उसको 18 कर दो। इट इज मिस्टेक, उसमें कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ एक मिस्टेक करेक्ट कर दी, ठीक है। सही लग रहा है, अच्छा। उन्होंने तुम्हें क्या करने के लिए बोला है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स ड्यूरिंग 2019, बराबर पूनम? तो अगर उन्होंने हमें 2019 के लेजर्स निकालने बोले हैं, तो ये ऊपर के बैलेंसेस 31 दिसंबर 2019 के कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अगर वो 19 के होंगे उसका मतलब सारा ट्रांजैक्शंस होके आया होगा ना। वो क्या बोल रहे हैं? अ फर्म्स प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एट 31 दिसंबर 19 एंड करस्पॉन्डिंग डेप्रिसिएशन इज एज फॉलोज। मतलब 2019 में प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का जो बैलेंस है वो 30 लाख है, वो बोल रहे हैं, और उसका ब्रेकअप दिया है। और 31 दिसंबर 2019 में को तुम्हारे प्रोविजन अकाउंट का क्या बैलेंस है वो तुम्हें दिया हुआ है और उसका ब्रेकअप। अगर 31 दिसंबर 19 के बैलेंसेस दे रहे हैं तो डजंट इट मीन कि 31 दिसंबर 19 तक का अकाउंटिंग हो चुका है? तो फिर हमें 2019 का क्यों बनाने के लिए बोला है? सो इट कैन नॉट बी एज ऑन 31 दिसंबर 19 ना। यस, तो इसलिए मैंने उसे 18 कर दिया। और हमें, हाँ सो बेसिकली समरी क्या है ये क्वेश्चन की? कुछ रॉकेट साइंस क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ उन्होंने बोला है कि ओपनिंग बैलेंस मशीनरी अकाउंट का कितना है। वो ओपनिंग बैलेंस है तुम्हारा 30 लैक्स, दैट इज एज ऑन 31 दिसंबर 2018, मतलब 19 के पहले दिन पे। वो 30 लाख में कौन सी मशीन है ये उनका ब्रेकअप है। वैसे ही उन्होंने ओपनिंग बैलेंस तुम्हें प्रोविजन अकाउंट का दिया हुआ है जो है 21,35,000, और वो 21,35,000 में हर एक जो मशीन है उससे रिलेटेड कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 31 दिसंबर 18 तक, वो उन्होंने दिया हुआ है। हमें 2019 के अकाउंट्स बनाने हैं, मशीनरी, प्रोविजन और डिस्पोजल, और हमें 2019 में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो बताए। बस दैट्स इट। शैल वी स्टार्ट नाउ? चलो कर दूं मैं स्टार्ट। 1 मिनट क्या, 3 लेजर अकाउंट्स तो ड्रॉ करने थे। चलो, सबसे पहले अगर मुझे 2019 के अकाउंट्स बनाने हैं तो क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन करने पड़ेंगे, करेक्ट? और ओपनिंग बैलेंसेस मेरे पास है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 30 लाख है और प्रोविजन का 21,35,000 है, करेक्ट? चलो लिख लो फिर। 2019 जनवरी 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30 लाख।
2019 जनवरी 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 21,35,000। ये हो गया। अब 2019 के ट्रांजैक्शंस पढ़ते हैं और उनका एंट्री करने लगते हैं। क्या बोला है उन्होंने, देखो ट्रांजैक्शंस एक एक। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटेड टू 15 लाख। सो ड्यूरिंग 2019 15 लाख के प्लांट एंड मशीनरी खरीदे। एंट्री क्या आएगी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, करेक्ट? यस, लिख लो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, that is 15 lakh। हाँ, डेट लिखेंगे ही नहीं ना हम इसकी डेट। नहीं नहीं मत लिखो यार, क्योंकि एग्जैक्ट डेट क्या है हमको पता ही नहीं है। सो 15 लाख लिख लो अभी, क्योंकि डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए 30 जून पकड़ना है, एंट्री करने के लिए 30 जून पकड़ना है क्या, वी डोंट नो, इसलिए मैंने उधर कुछ डाली ही नहीं डेट। चलो पहला वाला ट्रांजैक्शन क्या, नहीं नहीं वो एंट्री शायद से मारता होगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने में उसको आलस आता होगा इतना डिटेल, तो वो बोला भाई 6-6 महीने का करते हैं डायरेक्ट। चलो सेकेंड वाला ट्रांजैक्शन देखो क्या हुआ है। प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2008 फॉर 1,70,000 वॉज स्क्रैप्ड। अब 2008 में टोटल हमने 3 लाख का प्लांट खरीदा हुआ है, उसमें से 1,70,000 का प्लांट हमने बेच दिया। अब सबसे पहले अगर हम प्लांट बेचते हैं तो स्टोरी में डिस्पोजल अकाउंट आएगा, करेक्ट? उन्होंने डिस्पोजल ड्रॉ करने के लिए बोला है। सो डिस्पोजल में हम क्या करेंगे, जो ये इसकी कॉस्ट है वो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में से डिस्पोजल में ट्रांसफर करेंगे। सो कैन आई पास द एंट्री दैट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 1,70,000। यस, क्लियर, चलो मार लो। स्टेप बाय स्टेप करो, एक एक स्टेप करते जाओ, ऑटोमेटिकली पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। इफ यू सी एंटायर क्वेश्चन एज अ होल यू विल जस्ट गेट ओवरवेल्म्ड, तुम डर जाओगे और तुमको समझेगा नहीं। एक एक स्टेप छोटे छोटे जैसे जैसे समझ रहा है वो सॉल्व करो, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। हाँ करेक्ट, वो अब जब डेप्रिसिएशन पे आएंगे तब हम डिस्कस करते हैं वो, ठीक है। सो डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट में मैं लिख दूंगी टू प्लांट एंड मशीनरी दैट इज 1,70,000, और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में जाके हम लिख देंगे, डेट टाइमिंग छोड़ दो अभी, इरेलेवेंट है कैलकुलेशन के लिए, बाय डिस्पोजल अकाउंट 1,70,000। ये क्लियर है क्या? यस। अब डिस्पोजल मेथड में ये मशीनरी पे टोटल लगा हुआ डेप्रिसिएशन मुझे प्रोविजन अकाउंट में से निकाल के डिस्पोजल में ट्रांसफर करना होगा। यस। अब अगर मैं क्वेश्चन देखती हूँ तो वो क्या बोलते हैं, 31 दिसंबर 2018 तक ये जो प्लांट है 2008 में खरीदा हुआ टोटल 3 लाख का प्लांट्स खरीदे हुए, उसमें से ऑलरेडी 3 लाख का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हो चुका है, मतलब 31 दिसंबर 2018 तक ही प्रोवाइड हो चुका है। आइडियली हम सेल के वक्त क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से ट्रांसफर करने के पहले हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि हमें डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए, और डेप्रिसिएशन कब तक का लगाना चाहिए, 30 जून तक का। यस और नो? यस, बट आई कैन सी कि वो जो प्लांट है 2008 में हमने 3 लाख के प्लांट्स खरीदे थे और 31 दिसंबर 18 तक उन पे पूरा 3 लाख का डेप्रिसिएशन लग चुका है। सो अगर वो प्लांट पे ऑलरेडी पूरा डेप्रिसिएशन लग चुका है तो 1 जैन 19 से लेके 30 जून 19 तक का डेप्रिसिएशन में लगा सकती हूँ क्या? और
इफ द प्लांट इज ऑलरेडी डेप्रिशिएटेड, अगर पूरा प्लांट का डेप्रिसिएशन लग चुका है, 3 लाख के प्लांट में से पूरा 3 लाख का डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, अब क्या डेप्रिसिएशन लगाओगे? आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? यस, सो मैं कुछ भी डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकती हूँ 1 जनवरी 2019 से 30 जून 2019 का। मुझे सिर्फ क्या करना है, अभी प्रोविजन अकाउंट में जितना भी डेप्रिसिएशन जमा हुआ है या एसेट से रिलेटेड वो उठाना है और वो कहाँ पे डाल देना है, डिस्पोजल में। और मुझे दिख रहा है कि अगर 3 लाख के एसेट पे पूरा 3 लाख का डेप्रिसिएशन लगा है, मतलब 1,70,000 के एसेट में भी 1,70,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। सो माई एंट्री विल बी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल अकाउंट 1,70,000। आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर। सो यहाँ पे टू डिस्पोजल अकाउंट 1,70,000 एंड यहाँ पे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,70,000। हो गया इधर तक? ओके अभी एक तो ये मशीन भंगार में निकाली है, वी हैव स्क्रैप्ड इट, वी हैव नॉट सोल्ड इट, तो इसके बदले में बैंक में वगैरह कुछ पैसा नहीं आने वाला है। हमने मशीनरी अकाउंट में से वो मशीनरी हटा दी। ओके उसका डिस्पोजल जो भी प्रोविजन में उस पर लगा हुआ जो डेप्रिसिएशन था वो भी हमने निकाला दिया। तो डिस्पोजल अकाउंट में मशीनरी की वैल्यू वैसे भी जीरो ही दिख रही है कि 1,70,000 का कॉस्ट, 1,70,000 का लग चुका डेप्रिसिएशन, द वैल्यू ऑफ दैट मशीनरी फॉर अस इज एज इट इज जीरो इन डिस्पोजल अकाउंट एंड वी स्क्रैप्ड इट, भंगार वाले को दे दिया, 1 रुपया मिला नहीं, इसके लिए और कोई एंट्री आएगी ही नहीं। क्लियर? यस चलो, सो ये हो गया हमारा। A plant that had been bought in 2009 for 90,000 was sold for 5,000। अब ऐसा प्लांट जो 2009 में खरीदा था 90,000 में, ठीक है, वो अभी बेचा गया है कितने में? 5,000 में। ओके जब भी तुम कुछ सेल करते हो, स्टेप नंबर 1 सेल के डेट तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। सेल का डेट कब माना जाएगा? 30 जून। तो मतलब 1 जनवरी से 30 जून तक का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। ओके ऊपर जब मैं देखती हूँ तो 2009 में 10 लाख के प्लांट्स खरीदे हुए थे, उस पे अब तक के लगे हुए डेप्रिसिएशन कितना है? 9,50,000 का। मतलब क्या इस साल में अभी भी डेप्रिसिएशन लगा सकती हूँ? दिस इज नॉट फुल्ली डेप्रिसिएटेड एसेट। यस अभी भी मैं इस पर डेप्रिसिएशन लगा सकती हूँ। तो मैं कितना डेप्रिसिएशन लगा सकती हूँ बताओ मुझे इस पे? रुको हाँ 2 मिनट, मेरे बैकग्राउंड में एकदम ही आवाज आ गई। हाँ बोलो। क्या है ये एसएलएम मेथड है? हाँ तो हाँ पे आएगा, बट स्प्लिट वगैरह करने की क्या जरूरत? कैलकुलेटर पे आ जाएगा। कितना आएगा डेप्रिसिएशन? फिफ्टीन थाउजेंड या 50,000? 15 और 50, 50,000 मतलब 2009 में जो 90,000 के एसेट खरीदी थी भूषण, वो अभी बेचते वक्त उस पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन 50,000 लगेगा। मतलब तू बोल रहा है कि उस पे 1 साल का डेप्रिसिएशन 1 लाख लगता है, तो पहले ही साल में डेप्रिशिएट हो गई होती पूरी। 90,000 की एसेट ही बेची है, 10 लाख की नहीं। हाँ बनानी पड़ेगी, इसकी भी बनानी है तो बना दो।
ठीक है, तब लिखना। तुम कैलकुलेशंस करो अभी। अरे क्या ओरल कैलकुलेशन है, मुझे समझ नहीं रहा तुम क्या कर रहे हो, बट ठीक है करो। 4500 बोल रहा है भूषण। हाँ 6 महीने का ही लेंगे ना, 6 महीने का ही तो लगाना है। तो 4500, 90,000 की एसेट है तुम्हारी, 2009 में खरीदी हुई। अगर उसका कॉस्ट 90,000 है, तो एसएलएम मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन कितना आता है? 9,000। आधे साल का कितना आएगा? 4,500। हाँ हाँ, तो कहाँ पे और कहाँ पे दिया है तुझे स्क्रैप वैल्यू कितनी अज्यूम करने के लिए? उधर 10% स्ट्रेट अवे दिया है ना। क्या क्यों करंट वैल्यू? हाँ करंट, हाँ लेकिन पहले डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना अपन। अब पहले तुमने और एक चीज देखनी चाहिए कि क्या 4,500 का डेप्रिसिएशन लगाने का स्कोप है क्या हमारे पास। हाँ देखो, ये और एक सिंपल तरीके से तुम कर सकते हो, जैसे प्लीज अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे। 2009 में हमने टोटल एसेट्स कितने के खरीदे थे? 10 लाख के, बराबर। और उस पे अब तक का डिप्रिसिएशन कितना लग चुका है? 9,50,000। तो तुम एक बार चेक करके देखो कि अगर 2009 में तुमने 90,000 की एसेट खरीदी थी, तो उस पे अब तक कितना डिप्रिसिएशन लग चुका है। सो 90,000 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9,50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख। सो 85,500 का डिप्रिसिएशन अब तक लग चुका है। मतलब अभी भी मेरे पास डिप्रिसिएशन लगाने का कितना अमाउंट बचा है? बराबर 4,500। और वैसे भी मुझे इस साल में डिप्रिसिएशन 6 महीने का ही लगाना है, 4,500। सो कैन आई चार्ज डिप्रिसिएशन एज 4,500? कैन आई पास दी एंट्री? यस। किसको ये जो मैं बड़बड़ कर रही हूँ कुछ भी नहीं समझा? हाँ पूनम, क्या डाउट आ रहा है मुझे बताओ। पूनम ऊपर ऊपर से मत सुनो, एकदम कंसंट्रेशन से सुनो कि ये सच में एकदम डिटेल सम है और मैं बहुत स्लो बता रही हूँ। तो एकदम शांति से सोचो, एक एक, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या नहीं समझ रहा है मुझे बताओ। पूनम सबसे पहले मुझे ये बताओ, जब तुम कोई प्लांट सेल करते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ता है? डेप्रिसिएशन लगाना होता है। तो ये प्लांट पे कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? मतलब कितना पूनम? अमाउंट? वो नहीं समझ में आ रहा है। कौन सा मेथड है? एसएलएम। एसएलएम में कैसे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है? 10% 90,000 का, तो कितना आया 10% 90,000 का? 9,000। और अगर 30 जून तक लगाना है तो कितने महीने हुए? 4,500। तो डेप्रिसिएशन कितना आना चाहिए? 4,500। ये समझ गया? अब मैंने ये क्या किया, मैंने ये देखा कि क्या मेरे पास 4,500 का डेप्रिसिएशन में लगाने का स्कोप है या नहीं। इसका मतलब क्या? अगर 2018 तक वो 90,000 पे ऑलमोस्ट 87,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तुम ऑलरेडी 87,000 डेप्रिसिएट कर चुके हो, तो तुम 4,500 का डेप्रिसिएशन लगा पाओगे क्या? नहीं लगा पाएंगे ना। जो बची हुई अमाउंट होगी उतना ही डेप्रिसिएशन लगाना होगा फिर हमें तो, क्योंकि मैक्सिमम डेप्रिसिएशन कितना हो सकता है टोटल? 90,000। 90,000 के बाहर तो जा ही नहीं सकता है, क्योंकि जो एसेट की कॉस्ट है, तुम क्या कर सकते हो,
तुमने 10 रुपए की कैडबरी जो है खरीदी, अगर तुम वो 2 लोग मिलके खाने वाले हो तो तुम 10 रुपए 5-5 रुपए करके डिवाइड करोगे ना दोनों में। अगर तुम्हारा 10 रुपए का कॉस्ट वसूल हो गया है तो उसके बाद भी वो खर्चा डिवाइड करोगे क्या तुम? 9। हाँ बोलो। बराबर। ये कैसे निकाला मैंने? उन्होंने क्या बताया है कि जो एसेट्स 2009 में खरीदी थी वो कितने में खरीदी थी? 10 लाख की टोटल एसेट्स खरीदी थी, बराबर। उन पे अब तक 9,50,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है 2018 तक। तो मैंने निकाला कि अगर 90,000 की एसेट है तो उस पे अब तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। तो जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाला तो मुझे 85,500 मिल गया। और अगर ये भी नहीं करना है तो और एक सिंपल तरीका है। तुमने कौन से साल में ये एसेट खरीदी है? 2009 में। तो उस साल में तो आधे साल का डिप्रिसिएशन लगा होगा, बराबर, क्योंकि 30 जून को खरीदी है ऐसे माना जाएगा। ओके, उसके बाद कितने ईयर आए? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब 9 साल, 9.5 साल हो गए मतलब। यस, एक साल का डिप्रिसिएशन कितना लगता है एसएलएम मेथड में? हाँ, नहीं आधा साल ना, इसके लिए तो ये 30 जून इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ इसके लिए निकाला, चेक करने के लिए कि क्या मेरे पास 4,500 का पूरा डेप्रिसिएशन लगाने का स्कोप है क्या नहीं। दैट्स इट। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? एवरीबडी? अभी भी किसी को नहीं समझा है तो मुझे बताओ। क्लियर? तो ठीक है, हम पहले 4,500 का डेप्रिसिएशन की एंट्री मार देते हैं, फिर वो हम कर सकते हैं। सो माई एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यहाँ पे। सो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,500। तो मतलब सेल डेट तक हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब मुझे क्या करना है? अब जब मैं एसेट सेल करती हूँ तो डिस्पोजल मेथड में उसका कॉस्ट प्लांट एंड मशीनरी में से निकाल के डिस्पोजल में ट्रांसफर करना है। सो यहाँ पे वापस से लिखा जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी, $90,000, और यहाँ पे बाय डिस्पोजल अकाउंट 90,000। और इस प्लांट पे अब तक का लगा हुआ डेप्रिसिएशन अभी डिस्पोजल में निकालना है। अब तक का लगा हुआ डेप्रिसिएशन कितना था? 85,500 तो था, और प्लस हमने 4,500 का लगाया, मतलब पूरा 90,000। सो प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल अकाउंट पूरा 90,000, और वो यहाँ पे हमने डाल दिया कि बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 90,000, करेक्ट? So now disposal account shows me what is the value of the asset as on the date of sale. Okay. अब मुझे किसकी एंट्री मारनी पड़ेगी? सेल की। सेल के वक्त मेरी एंट्री क्या आएगी? मैंने 5,000 में ये एसेट सेल किया, तो मैंने एंट्री क्या मार दी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल अकाउंट 5,000। यस, ये एसेट कहाँ पे पड़ी है? डिस्पोजल में पड़ी है, तो मैंने एंट्री मार दी बैंक अकाउंट में 5,000 टू एसेट बाहर चली गई 5,000 की। सो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट, क्यों? प्रॉफिट है ये, दिस इज प्रॉफिट। बट क्या? हाँ, मैं दो एंट्री मार ली।
मार सकोगे, लेकिन फिर ना वो तुम्हें वर्किंग नोट में नीचे दिखाना पड़ेगा, उससे अच्छा डिस्पोजल में दिखा दो। ठीक है, मैंने क्या एंट्री मारी, मैंने डायरेक्ट सेल की एंट्री मारी है, हम प्रॉफिट बाद में हटा देंगे क्योंकि ये पूरा 5000 प्रॉफिट है, राइट? क्योंकि एसेट की वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ सेल क्या थी, 0। उसका कॉस्ट भी 90,000 था, डेप्रिसिएशन भी 90,000 लग चुका है, मतलब उसकी वैल्यू 0 है और हमने उसे 5000 में बेची। तो मैंने एंट्री मारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल अकाउंट 5000। बाद में फाइनली डिस्पोजल अकाउंट में सिर्फ प्रॉफिट लॉस आएगा जो हम ट्रांसफर कर देंगे उसको। क्लियर है क्या? हाँ, तो हम भी कंप्लीटली सेपरेट आइटम करके ही दिखाएंगे ना, क्योंकि अभी हम एंट्री क्या मारेंगे इसके बाद, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट। नहीं, वो भी चलेगा, तुम एंट्री मारोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट डायरेक्टली 5000। कुछ नहीं, बस वो उसका वही मतलब है। कभी कभी वो क्यों बोलते हैं कि वो वही चीज लिखते हैं ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ। सी व्हाट हैव दे सेड, वो बोल रहे हैं कि इट इज द कंपनीज पॉलिसी टू शो एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल और डिस्पोजल ऑफ अ प्लांट एज अ कंप्लीटली सेपरेट आइटम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके अलग से दिखना चाहिए प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। अब क्या लेना देना है इसका अभी? तुम अगर प्रॉफिट या लॉस अकाउंट बनाओगे तो वो P&L में हम दिखा देंगे ना अलग से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। So that sentence at times they will give you only to confuse you. नहीं, ये ऐसे ही होता है, तुमको लगेगा कुछ अलग करना है लेकिन करना वही है। क्लियर है क्या सब? हाँ, तो हम वही डालेंगे ना। अभी हमने एंट्री क्या मारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल 5000, और अल्टीमेटली वो 5000 कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, अल्टीमेटली हम P&L में उसे ट्रांसफर कर देंगे। सबको क्लियर? यस। चलो अभी मैं वहां पे ही रहने देती हूँ। मैं क्या करूंगी कि डिस्पोजल अकाउंट में फाइनल जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो ट्रांसफर कर दूंगी। तुम्हें इंडिविजुअली ट्रांसफर करना है तो भी तुम कर सकते हो, इंडिविजुअली भी मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5000। क्लियर? क्या? हाँ, अल्टीमेटली इम्पैक्ट वही गया ना। हाँ, चलो इधर तक क्लियर है क्या, समझ गया सबको? चलो हमने ये भी कर दिया, बेच दिया इसको भी। अब नेक्स्ट प्लांट। क्या? उस पर डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है। अगर, सॉरी सॉरी, थोड़ा जोर से बोलना, माइक पास में लेना। कुछ नहीं होगा, वो ऐसे दिखती रहेगी, ऐसे ही वो दिखेगी नहीं उधर। कैसे दिखेगी, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ओ हाँ, उसको यूज करेंगे और उसका बेनिफिट भी मिलता रहेगा हमको। नेक्स्ट, plant that had been bought in 2010 for 2,40,000 was sold for 15,000। अब जो प्लांट हमने खरीदा था 2010 में 2,40,000 को, वो 15,000 में बेचा। ठीक है, अभी बेचा है तो 30 जून को बेचा ऐसा अज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले इस पे 30 जून तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना लगेगा मतलब? 12,000। ओरल कैलकुलेशन, साल भर का 24,000, आधे साल का 12,000। ओके, और 2010 का देखो स्कोप है क्या, ये देखो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, 7 लाख के एसेट्स जो खरीदे हैं उन पे अभी तक 5,95,000 का ही डेप्रिसिएशन लगा है। मतलब स्कोप है हमारे पास डेप्रिसिएशन लगाने का। अब डायरेक्टली दिख रहा है तो डायरेक्टली लगा देते हैं डेप्रिसिएशन 12,000 का।
समझा क्या? चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, चेक करने की कि क्या हम 12,000 का डिप्रिसिएशन लगा सकते हैं या नहीं। हाँ निकाल लेंगे ना। तो अब हम एंट्री क्या मारेंगे यहाँ पे, बाय अगेन डिप्रिसिएशन अकाउंट 12,000। अब डिस्पोजल मेथड है, तो पहले कॉस्ट निकालो ऊपर से, अगेन बाय डिस्पोजल अकाउंट, यहाँ से कॉस्ट निकाल दिया 2,40,000 का, और यहाँ पे डाल दिया टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, 2,40,000। इस पे अब तक का लगा हुआ डिप्रिसिएशन कितना होगा? देखो ये प्लांट कब खरीदा था, 2,40,000 में, 2010 में। तो 2010 का आधा डिप्रिसिएशन लगा होगा 12,000, मेमोरी में डाल दो। फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 8 साल को तो पूरा डिप्रिसिएशन लगा 24,000। सो 24,000 इंटू 8 मेमोरी में डालो, और अभी वापस 12,000 लगाया, सो 2,16,000 आ गया डिप्रिसिएशन, करेक्ट। चलो प्रोविजन अकाउंट में से निकाल दो वो, और टू डिस्पोजल ट्रांसफर करो। तो जो 2,40,000 की एसेट है उस पे अब तक का डिप्रिसिएशन कितना लगा है, 2,40,000 माइनस 2,16,000, मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, 24,000। और हम कितने में बेच रहे हैं उसको, 15,000 में। तो मेरी एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, लॉस अकाउंट डेबिट कितना है, 9,000, टू डिस्पोजल अकाउंट मेरा 24,000, करेक्ट, यस और नो? यस। सो यहाँ पे डाल देते हैं, बाय पी एंड एल भी डाल सकते हो, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी डाल सकते हो, और फिर लॉस अल्टीमेटली पी एंड एल को ही ट्रांसफर होगा, चलेगा हाँ। सो बाय बैंक अकाउंट 15,000, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,000, हो गया। क्लियर? एक्चुअली टेक्निकली तुमने ना बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट लिखना चाहिए और वहाँ पे टू प्रॉफिट, बट ठीक है चलो जाने दो। चलो ये फोर्थ तक हो गया, मतलब 2019 के हमने सारे एंट्रीज मार दिए। अब बस एक एंट्री, हाँ बोलो। सॉरी आयुष, मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। हम्म। नहीं नहीं, कट हो रहा है, वापस बोलना प्लीज, बीच बीच में का आवाज ही कट हो रहा है। हाँ। वापस कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्या, नहीं? नहीं, एसएलएम मेथड है, डब्ल्यूडीवी नहीं है। चलो ये भी हो गया। अब हमें 2019 में सिर्फ एक ही चीज करनी बाकी है अभी, दैट इज रिमेनिंग एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाना है, बराबर? यस। चलो लगा, तो इसका हम वर्किंग नोट बनाते हैं। दैट इज
कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर 2019। ओके, अब एक एक एसेट देखते हैं। 2002 में हमने 2 लाख की एसेट खरीदी थी, क्या मैंने उस पर कोई डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए? नो, बिकॉज इट इज फुल्ली डेप्रिशिएटेड। उस पर ऑलरेडी 2 लाख का लग चुका है, अभी इसके बाद क्या लगाओगे? तो इस पर तो लगने ही नहीं वाला। समझा क्या ये लॉजिक? यस। 2008 की जो एसेट है उस पर लगना चाहिए क्या? नो, ये भी चला गया। अब 2009 में हमारे पास टोटल 10 लाख के एसेट्स हैं। अब प्लीज समझो, इसमें से 90,000 के एसेट हम ऑलरेडी बेच चुके हैं, बराबर? तो उसे माइनस 90,000 कर लो। अब बचे हुए एसेट्स का कॉस्ट कितना है? 9,10,000। इस पे हमने डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए 10%, तो इंटू 10% कितना आएगा? 91,000। एक सेकेंड ना सर। हाँ देखो, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन चेक करके देखा करो हमेशा। देखो 2009 में हमारे पास 10 लाख के एसेट्स थे, बराबर? 10 लाख में से हमने 90,000 के एसेट तो बेच दिया, तो हमने 90,000 माइनस कर दिया, तो कॉस्ट क्या बचा? 9,10,000 के एसेट्स बचे हुए हैं, मतलब, बराबर? उनसे रिलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ है मुझे बताओ? 9,50,000 टोटल डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। उसमें से 85,500 तो डेप्रिसिएशन वो 90 वाली का था, यस और नो? सो माइनस 85,500। सो यहाँ पे 8,64,500 है। सो आउट ऑफ 9,10,000 मैं ऑलरेडी 8,64,500 का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर चुकी हूँ। कैन आई अगेन प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑफ 91,000? नो। मेरे पास स्कोप कितना है मैक्सिमम? 8,64,500 माइनस 9,10,000, 45,500। सो मुझे इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगाना पड़ेगा? 45,500 का। क्या? तुमको कैसे समझता था कि 6 महीने का लगाना है? तुम तो पूरे साल भर का लगाओगे ना, तुम वो एसेट तुमने साल भर यूज किए ना, तो तुम्हें वो कहाँ से सपने में ख्याल आएगा कि 6 महीने का लेगा तो बरोबर 9,10,000 होगा? ये तो कोइंसिडेंटली हो गया। समझा क्या सब लोगों को? कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। 30 जून तुम्हें डेट किस चीज की लेने के लिए बोली है पूनम? सिर्फ परचेज, सेल और डिस्पोजल की। बाकी एसेट्स पे तो साल भर का लगना चाहिए ना। ये तो उन पे ज्यादा डिप्रिसिएशन ऑलरेडी लग चुका है, इसके लिए मुझे वो 45,500 लगाना पड़ रहा है। समझा क्या तुम लोगों को? यस। तो यहाँ पे डालो कि 2009 के जो एसेट्स है उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 45,500, और यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस maximum depreciation can be equal to 9,10,000 on remaining assets. क्लियर है क्या ये इधर से एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है कि हमेशा ध्यान रखना
कोई भी एसेट पे डेप्रिसिएशन उसके कॉस्ट के ऊपर नहीं जा सकता है कभी भी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड द लॉजिक इज जितना कॉस्ट है उतना ही स्प्रेड होगा, उससे ज्यादा कैसे स्प्रेड कर पाओगे। चलो ये हो गया 2009 का। अब 2010 की जो एसेट है वो देखो कितने की बेची है, 2,40,000 की। सो 7 लाख माइनस 2,40,000 मतलब 4,60,000 के एसेट्स बचे हैं, उस पे एक साल का डिप्रिसिएशन कितना आएगा, 46,000। तुम्हें चाहिए तो उस पर भी लिमिट तुम चेक कर सकते हो, मुझे नहीं लग रहा है कि वो लिमिट क्रॉस होगी, बट तुम्हें चाहिए तो चेक कर सकते हो। कैसे, उस पर अब तक का लगा हुआ डेप्रिसिएशन कितना है, मतलब एक सेकेंड ना, मैं उधर हमारे पास एसेट्स कितने की है, 7 लाख में से 2,40,000 की चली गई, मतलब 4,60,000 की हमारे पास एसेट बची है कॉस्ट की, और उस पर अब तक का लगा हुआ डेप्रिसिएशन कितना है, 5,95,000 माइनस 2,16,000 विच इज 3,79,000। जो एसेट बेची उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया मैंने। अब अगर तुम देखते हो तो 4,60,000 और 379 में 81 का डिफरेंस है, और हम डेप्रिसिएशन 46 का लगा रहे हैं, तो दैट इज अलाउड। समझा क्या सब लोगों को। 2010 हो गया। अब 2017 से अपने को कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि कॉस्ट 5 लाख है और डेप्रिसिएशन अब तक 75,000 ही है, हमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। पूरे 5 लाख पे तुम्हारा 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब 50,000। क्या ईयर था वो, 17, 50,000। और 2018 का कितना है, 3 लाख है, तो 30,000 करेक्ट। 2019 में भी एसेट्स खरीदी है, भूलो मत। कितने की, 15 लाख की, तो उन पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा। 15 लाख इंटू 10%, लेकिन डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इस साल खरीदा है तो 30 जून पकड़ा जाएगा, मतलब 75,000। सो टोटल डेप्रिसिएशन जो हम दिसंबर महीने में लगाने वाले हैं वो कितना है अभी, 45,500 प्लस 46,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 75,000, 2,46,500। यस, सो मेरी एंट्री क्या आएगी अभी, माई एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसका डेट में लिख सकती हूँ, मुझे पता है क्या है, December 31st बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। टू 46,500। क्या, हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा है, आ भी सकता है, ऐसा छोटा वर्जन आ सकता है इसका। क्यों नहीं आ सकता है भूषण, बता क्यों नहीं आ सकता है? तो क्यों बोला, तो क्यों बोला, मैं बोल रही हूँ छोटा वर्जन आ सकता है, तो भूषण बोल रहा है क्या मैम कैसे आ सकता है, अरे क्यों नहीं आ सकता है। एग्जैक्टली मैं बोल रही हूँ कि वो कुछ भी पेपर सेट कर सकता है, हम सीए हैं, हम इतने पेपर दे के आए हैं, हमको पता है पेपर कुछ भी आ सकता है। तुम इमेजिन नहीं करोगे वैसा दिख सकता है वो पेपर। इसलिए तुम आईसीआई को चैलेंज मत करो कि ऐसा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आईसीआई ने ईओ पे ले लिया ना भाई, तुम लोगों को महंगा पड़ेगा बहुत। हाँ चलो, सब चीज कर ली क्या हम लोगों ने। हाँ चलो बैलेंस निकालो।
बैलेंस बैलेंस निकालो चलो। किसका निकालेगा? भूषण का। कौन से अकाउंट बनाए हैं अपन ने? तीनों का निकालो। प्लांट एंड मशीनरी में कितना है देखो, 30 लाख प्लस 15 लाख मतलब 45 लाख। और यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड माइनस 1,70,000 माइनस 2,40,000 माइनस 90,000 मतलब 40 लाख दिख रहा है। प्रोविजन अकाउंट में बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस 21,35,000 प्लस 4,500 प्लस 12,000 प्लस 246,500 मतलब ये 23,98,000 हो गया। माइनस 1,70,000 माइनस 90,000 माइनस 2,16,000 मतलब 19,22,000 है बैलेंस। करेक्ट? क्या? हाँ तो एक सेकेंड, मैंने कैलकुलेशन एरर किया है क्या? 21,35,000 प्लस 4,500 प्लस, हाँ क्या ना, चलो। और डिस्पोजल अकाउंट तो टैली ही होना चाहिए अपना, क्योंकि जो प्रॉफिट लॉस हुआ था वो तभी के तभी पी एंड एल अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर लिया था। तो ये क्या कर रहा है, कैलकुलेटर को तोड़ेगा क्या क्या भूषण? कितना जोर जोर से कैलकुलेटर पे ये कर रहा है। हाँ 19,22,000। हाँ होना ही चाहिए, वो चेक पॉइंट है, कंट्रोल है कि वो टैली होना चाहिए। डन। हाँ क्या? भूषण मुझे हर चीज ऐसे बताता है जैसे मैं पहली बार देख रही हूँ। चलो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 हो चुका है हमारा, अब बस 2 छोटे क्वेश्चंस बाकी है। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ। अरे बहुत छोटे क्वेश्चंस है शायद से, मुझे पढ़ लेने दे, रुक। क्या? नहीं रे, इधर चैप्टर छोड़ के पेपर का डिस्कस करना है भूषण तुमको। नहीं चलो करते हैं ये 4th और 5th आज खत्म कर देना है मुझे, डेप्रिसिएशन चैप्टर, चलो फटाफट। हाँ जा, बट ले वैसे भी आयुष असाइनमेंट है ना, कहाँ इतना लोड ले रहा है। हाँ तो ये करके जा, कुछ 20 मिनट से फर्क नहीं पड़ेगा। कर ले, चैप्टर खत्म हो जाएगा, नहीं तो अननेसेसरी वो दिमाग में रहेगा कि 2 पॉइंट्स के लिए रह गया। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ।
मशीनरी कॉस्टिंग ₹20 lakh इज डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अज्यूमिंग 10 years वर्किंग लाइफ एंड नील सैल्वेज वैल्यू फॉर 4 years, 4 ईयर तक डेप्रिसिएशन लगाया हमने। एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर के एंड में मशीनरी वॉज रीवैल्यूड अपवर्ड बाय 80,000, हमने मशीनरी की वैल्यू बढ़ा दी 80,000 से, बाय 80,000, एंड द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी वॉज ऑल्सो रीअसेस्ड, मतलब वापस निकालना, एसेस करना मतलब निकालना, रीअसेस मतलब वापस निकाला हमने, एज 8 years एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर के एंड में हमने बोला कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अभी कितनी है मशीन की, 8 साल बची है। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर 5th ईयर, मेरे साथ करो, 5 मिनट के अंदर हो जाएगा ये। चलो अब देखते हैं, मशीनरी अकाउंट भी बनाना नहीं है, उन्होंने क्या बोला है, डायरेक्टली कैलकुलेट करो डेप्रिसिएशन, तो क्यों मशीनरी बनाए ना, हम वर्किंग नोट बना देंगे डायरेक्टली। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट, कितना है कॉस्ट, 20 लाख है, ओके। अब उस पे डेप्रिसिएशन कितना लगा है पर ईयर, डेप्रिसिएशन पर एनम 20 लाख, सैल्वेज वैल्यू 0 है, सो 20 लाख माइनस 0 20 लाख डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 10 साल बोला है, मतलब 2 लाख हो गया। और ऐसे कितने साल तक हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया, पहले हमने पूरे 4 साल तक, सो डेप्रिसिएशन ऑफ पर ईयर इज 2 लाख एंड डेप्रिसिएशन फॉर 4 years कितना हो गया, 8 लाख। सो वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ 4 years कितनी हो गई, 20 माइनस 8, 12 लाख हो गई। एवरीबडी यहाँ तक क्लियर। अब 4th ईयर के एंड में हमने क्या किया है, वी हैव रीवैल्यूड द एसेट बाय 80,000, अपवर्ड रीवैल्यूएशन किया है, एसेट की वैल्यू हमने 80,000 से बढ़ा दी 4th ईयर के एंड में। व्हाट विल बी योर एंट्री, अपवर्ड रीवैल्यूएशन, व्हाट एंट्री विल यू पास, राइट, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। ये कैरन ने नोट्स भी बनाया, उसने मुझे भेजे, ये डेमो होता है, देखो रिवीजन किया तो क्या होता है। So your entry is asset account debit to revaluation reserve. So can I say my assets value will increase by 80,000 at the end of 4th year? So plus upward revaluation. Now my asset account at the end of 4th year will show value of 12,80,000. Okay. Ideally 4th year के end में remaining useful life कितनी रहनी चाहिए थी, 6 साल, लेकिन 4th ईयर के एंड में अभी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी बची है, नो नॉट 4, वापस पढ़ो, द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी वाज रीअसेस्ड एज 8 years एट द एंड ऑफ 4th ईयर। तो 4th ईयर के एंड में आइडियली 6 साल बचनी चाहिए थी, लेकिन कितनी बची है, 8 साल। क्लियर है क्या कैरन, यस। सो यहाँ पे माई रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 8 years। अब कैन आई से 5th ईयर का 5th ईयर से डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, कैन आई से आई विल हैव टू डेप्रिशिएट दिस 12,80,000 ओवर 8 years now, yes, so that is 12,80,000 divided by 8, which is depreciation of 5th year is 1,60,000. Clear?
वेरी सिंपल, इनको इंपॉर्टेंट मार्क करो, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। हाँ आ सकते हैं, मतलब मुझे तो हाई चांस लग रहा है। हाँ वो लोग मार्क्स भी उतने ही देंगे आयुष, इसको मैक्सिमम ये 4 मार्क के लिए आएगा। यस। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ डेप्रिसिएशन। हाँ चलो, तेरी एग्जाम है ना कल, चल पटपट। Amazing Group had property, plant and equipment with a book value of rupees 35 lakhs on 31st December 2019. ठीक है। The balance in the revaluation surplus as on that date was 3 lakh. ठीक है। As a part of their practice of revaluing the assets on yearly basis, another revaluation was carried on 31st December 2019. Evaluate the impact of revaluation if the fair value as a result of revaluation done on 31st December was. चलो शांति से पढ़ते हैं वापस। उन्होंने क्या बोला है कि अमेजिंग ग्रुप है जिनके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, जो बुक में कितने पे दिख रही है, 35 lakhs पे दिख रही है ऑन 31st December 2019. So 31st December 2019 its value is 35 lakh. Okay. And the balance in revaluation surplus as on that date is 3 lakh. So उसी दिन पे revaluation surplus में ऑलरेडी कितना बैलेंस है, 3 लाख का। ठीक है। सो नाउ सपोज ये देखो, सो माय एसेट अकाउंट ऑलरेडी हैज अ बैलेंस ऑफ 35 lakh एंड देर इज अ अकाउंट कॉल्ड एज रीवैल्यूएशन सरप्लस या रीवैल्यूएशन रिजर्व, उसमें अभी तक ऑलरेडी 3 लाख रुपए पड़े हुए। इधर तक क्लियर है क्या? ये 31 दिसंबर 2009 की पोजीशन है फिलहाल। अब इन्होंने क्या डिसाइड किया है, ये कंपनी की प्रैक्टिस है कि वो रिवैल्यूएशन कैरी करते हैं एवरी ईयर, हर साल के एंड में रिवैल्यूएशन करेंगे ये लोग। ठीक है। सो उन्होंने 31 दिसंबर 2019 के एंड पे भी वापस रिवैल्यूएशन किया कि उसकी वैल्यू बुक में 35 लाख दिख रही है हमारे हिसाब से, लेकिन वापस रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, 31 दिसंबर ईयर एंड है। सो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने तुम्हें 4 केसेस दिए हैं, वो 4 केसेस में तुम क्या जर्नल एंट्रीज मारोगे वो उन्होंने बताया है। ठीक है। तो पहला क्या बोल रहे हैं कि अगर 31 दिसंबर को तुम्हारी एसेट की वैल्यू आई 37 लाख, सो व्हाट जर्नल एंट्री विल यू पास? एसेट की वैल्यू बढ़ानी है, सो एसेट अकाउंट डेबिट 2 लाख। एंड कहाँ पे डालोगे ये प्रॉफिट? रिवैल्यूएशन रिजर्व में। सो लिख दो पहली जर्नल एंट्री, केस ए जर्नल एंट्री। So my entry for case A is asset account debit 2 lakh, to revaluation account 2 lakh, to revaluation reserve account या surplus account। केस बी पे जाना है। अगेन केस बी पे अगर एसेट की वैल्यू 33 लाख होती तो तुम एंट्री क्या मारते थे भूषण, तुम बताओगे? अगर 31 दिसंबर को उसकी वैल्यू 33 लाख हो जाती है एसेट की, तो एंट्री क्या आएगी? एंट्री बता डायरेक्ट, उल्टा वगैरह ऐसे लिखेगा कि पेपर में इसका उल्टा हो जाएगा। एंट्री रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तुम्हें एसेट की वैल्यू कम करनी है 2 लाख से, तो क्लियर कट एसेट को तो क्रेडिट जाना चाहिए 2 लाख का। दिस इज नॉट लॉस, इट इज रिवर्सल ऑफ गेन एज भूषण सेड।
सो तुम्हारी एंट्री क्या आ जाएगी, रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट कितना 2 लाख। क्लियर सबको? 33 लाख पे लानी है ना वैल्यू। सो रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख टू एसेट अकाउंट या टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट 2 लाख। नहीं ना, तीनों केस इंडिपेंडेंट है बेटा। 31 दिसंबर 2009 पे अलग अलग वैल्यूज आए तो वो बोल रहे अगर 37 लाख आता तो तुम क्या करते थे, अगर 33 लाख आया तो ऐसे। बट तीनों केस साथ में कैसे हो सकते हैं, एक ही दिन पे वैल्यू कैसे बदल सकती है 3 बार? तो वो 3 साल लेने पड़ेंगे कि इसके बाद 31 दिसंबर 2019 को पहले उसकी वैल्यू 37 हो गई, फिर 31 दिसंबर 2020 को उसकी वैल्यू 33 लाख हो गई। वैसे होता तो फिर चेंज आएगा, तो फिर पी एंड एल भी आएगा शायद से, फिर 37 से 33 हो जाएगा, मतलब पी एंड एल में 1 लाख जाएगा फिर। क्या पूनम? समझ गया? चलो केस सी देखते हैं। अगर उसकी वैल्यू 31 लाख होती थी, मतलब पहले 35 लाख तक पहुंचा दिया है हमने और अब उसकी वैल्यू 31 हो चुकी है, तो पूनम तुम बताओ क्या एंट्री आएगी? मैं क्या, तुम सुसाइड करोगे कि मैं मर्डर करूँ तुम्हारा? 4 लाख से, लेकिन पूनम ऑलरेडी रिवैल्यूएशन सरप्लस में तुम्हारा 3 लाख पड़ा है ना। ओपनिंग बैलेंस 3 लाख का है। करेक्ट, सोच के बताया करो। हाँ, सो एंट्री क्या आ जाएगी? हाँ कह रहे हैं। यस यस, यू शुड ड्रॉ जर्नल। बट क्विकली फटाफट ड्रॉ कर देना, ज्यादा टाइम मत डालना। हाँ हाँ, तो लिखना ही पड़ेगा ना कि केस ए में क्या है, बी में क्या है और सी में क्या है, लिखना ही पड़ेगा हेडिंग। तो उनको कैसे समझेगा कि कौन सी एंट्री कौन से केस में मारी है? सो केस सी में तुम्हारी एंट्री आएगी कि रीवैल्यूएशन सरप्लस में पूरा 3 लाख रिवर्स हो जाएगा डेबिट, पी एंड एल में चला जाएगा अभी 1 लाख एंड टू एसेट अकाउंट 4 लाख। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर? एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो इन एग्जाम, मुझे हाईली प्रोबेबल लग रहा है ये, और नॉट नेसेसरी कि मैं जो बोलती हूँ वो आ सकता है क्योंकि आईसीआई पेपर सेट करता है, बट आई पर्सनली फील कि ऐसे क्वेश्चन अभी वो पूछ सकते हैं इस बार एग्जाम में। चलो, सो ऐसे करके बहुत गेंडा चैप्टर दैट इज डेप्रिसिएशन ये खत्म हो चुका है। सो हमने, हाँ बाकी सारे इजी है, सिर्फ चैप्टर बहुत बड़ा है। सो हमने कहाँ से अंडरस्टैंड किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, फिर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के 6 तरीके सीखे, फिर उसके बाद उसे अकाउंटिंग करने के 3 तरीके सीखे, फिर क्वेश्चन बैंक के इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर डेप्रिसिएशन की मेथड चेंज की तो क्या करोगे देखा, लाइफ चेंज की तो क्या करोगे देखा, रेसिडुअल वैल्यू चेंज करोगे तो देखा, उसके बाद तुम कॉस्ट मॉडल क्या होता है, रिवैल्यूएशन मॉडल क्या होता है वो देखा, फिर रिवैल्यूएशन मॉडल में अकाउंटिंग क्या होता है कल वो देखा, और फिर ये सम सॉल्व किया।
सो कंसेप्ट वाइज बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट थे इसमें, बट आई होप नाउ दिस चैप्टर इज एब्सोल्युटली क्लियर। बहुत डेप्रिसिएशन पे किया है हमने। पार्टी कुछ नहीं भाई, पूरा सिलेबस खत्म करो, तुम अच्छे मार्क्स लाओ। तुम पार्टी तभी मिलती है अगर तुम अच्छे मार्क्स लाते हो, नहीं तो पार्टी नहीं मिलती। चलो, सो विल स्टॉप फॉर टुडे।